में बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 9th केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 2 लेक्चर नंबर 13 स्टार्ट करते हैं। आज उन्हें पढ़ना है आइसोटोप्स। बोर्ड के लिहाज से बहुत अहम है। आइसोटोप्स क्या होते हैं? ये वर्ड आपका आया भी था फर्स्ट चैप्टर के अंदर, रिलेटिव एटॉमिक मास। गुड, शाबाश। वहाँ पे ये वर्ड आया था। मैंने कहा था कि मैं आपको सेकंड चैप्टर में जाके बताऊंगा और डिटेल से बताऊंगा वहाँ पे। तो आज अल्लाह ने वक्त लिया है कि आपको डिटेल से बताता हूँ मैं, ठीक है। तो आइसोटोप्स क्या होता है, और ये लॉन्ग क्वेश्चन के लिहाज से बहुत अहम है, शॉर्ट भी अहम है। एमसीक्यूज कौन से बनते हैं इसके अंदर, वो भी मैं साथ साथ बताऊंगा कि ये आपने एमसीक्यूज याद रखने हैं। 4 से 5 एमसीक्यूज इसमें से बोर्ड में आए हुए हैं और बहुत ज़्यादा आए हुए हैं, वो भी मैं साथ साथ बताऊंगा। और मैंने आपसे कहा था कि इंशाल्लाह ताला कि जो मैं आपको एमसीक्यूज बता रहा हूँ, जो शॉर्ट बता रहा हूँ, जो लॉन्ग बता रहा हूँ, इंशाल्लाह बोर्ड में वही आएंगे। और पिछले ये मैं 5-6 सालों से एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ। केमिस्ट्री फिजिक्स के जो मैं क्वेश्चन या एमसीक्यूज भी जो बताता हूँ बोर्ड में वही आते हैं और 100% वही पेपर आता है। तो अगर आप इन्हीं लेक्चर्स को, उन्हीं वीडियोस को अच्छी तरह देख के बार बार अपना कोई भी टेस्ट याद करने से पहले इस लेक्चर को लाजमी देख लिया करो। आपको पता होगा एमसीक्यूज कौन सा आना है, शॉर्ट कौन सा आना है, लॉन्ग कौन सा आना है, ठीक है। इधर आते हैं टॉपिक की तरफ। आइसोटोप आर डिफाइन एज द एटम ऑफ एन एलिमेंट डेट हैव, अब ये मेन डेफिनेशन है, डेट हैव सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट। अब सबसे पहले आप थोड़ा सा सोचो एटॉमिक नंबर क्या होता है। नंबर ऑफ प्रोटॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन क्या कहलाता है आप एटॉमिक नंबर। और मास नंबर, मास नंबर, सम ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, सम ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, ये क्या कहलाता है? मास नंबर। अब देखो ये हमने ना हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप्स होते हैं। हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप्स होते हैं, प्रोटियम, ड्यूटेरियम एंड ट्रिटियम। वो वन बाय वन सिखाता हूँ। पहले असल में हाइड्रोजन एटम एक ही है, लेकिन उसके जो आगे आइसोटोप्स बनते हैं वो 3 बनते हैं। वो कैसे बनते हैं, वो क्यों बनते हैं, वो सारी वजह मैं बताऊंगा। यह प्रोटियम होता है पहला, हाइड्रोजन का नाम होता है, क्या होता है उसका? प्रोटियम। प्रोटियम का जो होता है एटॉमिक नंबर वो होता है 1। एटॉमिक नंबर हमेशा नीचे लिखते हैं, और मैंने बता दिया एटॉमिक नंबर क्या होता है हमारा, इसको जी से ज़ाहिर करते हैं। और ये क्या होता है? नंबर ऑफ प्रोटॉन। और हमेशा जितने प्रोटॉन होंगे इलेक्ट्रॉन भी उतने ही सेम होंगे। ये मैंने आपको पहले बहुत डिटेल से फर्स्ट चैप्टर में बताया, उसके बाद भी 1-2 दफा ये बातें आई हैं, मैंने बताई हैं। इसी चैप्टर के जब हमने हीलियम का पढ़ा था, वो न्यूट्रॉन की डिस्कवरी, वहां पे मैंने ये सारा टेबल आपको समझाया था कि जो नीचे लिखा जाता है ये एटॉमिक नंबर होता है, और ये नंबर ऑफ प्रोटॉन होते हैं। जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन होते हैं उतने ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये क्यों समझा रहा हूं? क्योंकि इसका बहुत आगे काम आना है। जो ऊपर लिखा जाता है ये क्या होता है? मास नंबर या एटॉमिक मास कहते हैं इसको, मास नंबर या एटॉमिक मास। ये क्या होता है? प्रोटॉन जमा न्यूट्रॉन, V+N। अच्छा, अब आप देखो अगर इसका एटॉमिक नंबर 1 है, अब सबसे पहले ये हमारे पास होता है एटम का न्यूक्लियस। इस न्यूक्लियस के क्या कहते हैं, अंदर क्या होते हैं? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। यही होता है कि नहीं? प्रोटॉन न्यूट्रॉन न्यूक्लियस के अंदर होते हैं। अब आप मुझे बताओ कि ये प्रोटियम है हमारा हाइड्रोजन का, इसका कितने नंबर ऑफ प्रोटॉन हैं? एक ही है। कैसे पता चला? एटॉमिक नंबर 1 है। गुड, शाबाश। जितने एटॉमिक नंबर होगा उतने ही प्रोटॉन होंगे। तो इसके अंदर प्रोटॉन कितने होंगे? एक ही होगा। अभी न्यूट्रॉन की बात नहीं करनी हमने, न्यूट्रॉन को भी अपने माइंड से चिप रखो। अच्छा, उसके बाद मैंने बताया था जितने प्रोटॉन होंगे इलेक्ट्रॉन भी उतने ही होंगे। अब ये इसका क्या है? शेल, ऑर्बिट है। इसके अंदर इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? एक ही होगा, क्योंकि एटॉमिक नंबर 1 है। एटॉमिक नंबर 1 का मतलब है कि प्रोटॉन भी एक, इलेक्ट्रॉन भी एक। तो पहले ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं? 2। तो ये पहले में आएगा। ये इलेक्ट्रॉन किस में आएगा? पहले। वो मैंने इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन बता दी अब आपको, वो बहुत ही डिटेल से बताई थी। आई थिंक तो इसके अंदर कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए आपको। अच्छा जी, अब आपने ये कर दी। अब मसला रह गया न्यूट्रॉन का। अब हम न्यूट्रॉन के बारे में सोचेंगे कि न्यूट्रॉन कितने होंगे और वो कैसे पता चलेगा। कोई बता सकता है इसके अंदर न्यूट्रॉन कितने हैं? 0, 1। ये कैसे पता चला कि 0 या 1 है?
सवाल तो ये है ना। अच्छा, अब हमें न्यूट्रॉन कैसे पता चलेगा कि ये आपका जीरो है, सॉरी जीरो है कि एक है या दो है। पहले समझाऊंगा कॉन्सेप्चुअल, बाद में आपको ट्रिक बताऊंगा, उस ट्रिक के जरिए आप इजीली निकाल लोगे। कॉन्सेप्चुअल देखो, एटॉमिक मास किसके बराबर होता है? प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। अब हमारे पास ये 1 है एटॉमिक मास, तो यहाँ पे वैल्यू पुट करो, एक जगह पे 1 आ जाएगा, प्रोटॉन भी एक हो जाएगा, तो न्यूट्रॉन निकालना है, तो ये 1 उधर क्या हो जाएगा? माइनस। तो क्या हो जाएगा? 1 माइनस 1 जीरो आ जाएगा, हमारे न्यूट्रॉन कितने आ जाएंगे? जीरो। अब इसका ट्रिक देख लो, सिंपल सा ट्रिक है, माइनस ही करना है। आपने ऊपर वाले को हमेशा नीचे वाले में से माइनस कर देना, बस। नीचे वाले को ऊपर वाले में नहीं 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 नहीं, सिर्फ ऊपर वाले को नीचे वाले में, नीचे वाले से ऊपर वाले नहीं कर जाना, जिस तरह बता रहा हूँ वैसे ही। ऊपर वाले से यानी एटॉमिक मास में से आपने एटॉमिक नंबर को माइनस कर देना, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन आ जाएंगे। तो 1 माइनस 1 जीरो न्यूट्रॉन आ गया। कोई और वैल्यू ऊपर, वो आगे जाके देखेंगे। यहाँ तक समझ आ गई बात की? आपने बस जो बात समझा रहा हूँ वही देखो, आपने जब भी नंबर ऑफ न्यूट्रॉन निकालने हैं तो ऊपर वाले में से एटॉमिक मास में से, सिंपल वर्ड में मैं क्या कह रहा हूँ? एटॉमिक मास में से एटॉमिक नंबर को अब यहाँ पे भी देखो ना, न्यूट्रॉन निकालने हैं, ये एटॉमिक मास आपका ए है, तो जेड उधर जाकर क्या हो जाएगा? एटॉमिक नंबर माइनस हो जाएगा, ये एटॉमिक मास में से एटॉमिक नंबर माइनस कर देना है। ये समझ आ गई बात की? अब मेरी स्पीड हो रही ज़्यादा, अब आपको पता है मैंने क्या करना है। अच्छा, दूसरा हो गया ड्यूट्रियम। ड्यूट्रियम का एटॉमिक नंबर तो 1 नहीं होगा, लेकिन एटॉमिक मास क्या होगा? 2। तो प्रोटॉन इसके देखो एटॉमिक नंबर 1 है, तो प्रोटॉन 1 होगा, इलेक्ट्रॉन क्या होगा? 1 ही होगा। न्यूट्रॉन कितने होंगे? 1 ही होगा। 2 माइनस 1 1। आगे बात समझ यहाँ तक? आसान तो नहीं है। ट्रिटियम देखिए, ट्रिटियम क्या होता है? इसका एटॉमिक नंबर होता है 1, एटॉमिक मास 3 होता है। अब इसके जो होते हैं क्या कहते हैं? प्रोटॉन न्यूट्रॉन। एटॉमिक नंबर 1 है तो प्रोटॉन भी 1 और इलेक्ट्रॉन भी 1। न्यूट्रॉन कितने होंगे? 2 होंगे। आगे ना बात समझ? अब आप रट्टा नहीं लगा रहे, आपको समझ आ रही है कि ये 2 क्यों आ रहा है, न्यूट्रॉन के 2 क्यों आ रहे हैं। अच्छा, अब आप डेफिनेशन पे आओ। आइसोटोप्स की मैंने पढ़ाई थी, जो आपको समझ नहीं आई होगी उम्मीद करता हूं। उसने क्या कहा था? सेम एटॉमिक नंबर। देखो सबका एटॉमिक नंबर क्या है? प्रोटियम का 1 है, ड्यूट्रियम का भी 1 है, ट्रिटियम का भी 1 है, लेकिन प्रोटियम का एटॉमिक मास 1 है, ड्यूट्रियम का एटॉमिक मास 2, ट्रिटियम का एटॉमिक मास। क्या ये सेम है? एटॉमिक नंबर सेम है, एटॉमिक मास डिफरेंट होगा, ये आइसोटोप्स होंगे। याद रखना, एटॉमिक नंबर सेम होगा, एटॉमिक मास डिफरेंट होगा। अच्छा, अब इसके कुछ पॉइंट्स हैं जो कि आपको पता होने बहुत जरूरी हैं। अब आप देखो, इसके पॉइंट्स को मैं डिस्कस करता हूं आइसोटोप्स के। अच्छा, आइसोटोप्स को देखो तो इसके अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन देखो, इस अगर मैं प्रोटियम की बात करूं तो उसके अंदर प्रोटॉन कितने हैं? ड्यूट्रियम में भी 1, ट्रिटियम में भी। तो इसका मतलब हुआ कि आइसोटोप्स पे नंबर ऑफ प्रोटॉन सेम रहेंगे, नंबर ऑफ प्रोटॉन चेंज नहीं होंगे। अच्छा, उसके बाद देखो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम होंगे। देखो यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन है? 1। प्रोटियम में भी, ड्यूट्रियम में भी 1 इलेक्ट्रॉन है, ट्रिटियम में भी 1 ही इलेक्ट्रॉन है। इसका मतलब जो आपका प्रोटॉन होंगे आइसोटोप्स के अंदर वो भी सेम होंगे, इलेक्ट्रॉन भी सेम होंगे। अब तीसरे नंबर पे आते हैं न्यूट्रॉन। यहाँ पे न्यूट्रॉन कितने? प्रोटियम में 0, यहाँ पे न्यूट्रॉन 1 और यहाँ पे ट्रिटियम में 2। क्या आइसोटोप्स के अंदर न्यूट्रॉन सेम है? नहीं, न्यूट्रॉन हमारे डिफरेंट है। अब सवाल ये पैदा हुआ कि आइसोटोप्स बनते क्यों हैं? आइसोटोप्स कोई बता सकता है क्यों बनते हैं? हाँ जी, याद रखना, आइसोटोप्स जो बनते हैं वो हमेशा आपके न्यूट्रॉन के डिफरेंट होने की वजह से बनते हैं। आपके प्रोटॉन भी सेम है, आपके इलेक्ट्रॉन भी सेम है, फर्क कहां पे आ रहा है? न्यूट्रॉन डिफर कर रहे हैं। तो इसका मतलब जो आइसोटोप्स होते हैं उसके अंदर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन डिफरेंट होते हैं, उसकी वजह से आइसोटोप्स बनते हैं, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन। अच्छा, एक और बात सेम याद रखना, यहां पे मैंने 2 चीजें और लिखी जो बोर्ड में एमसीक्यू आती हैं। ठीक है, बोर्ड में जो एमसीक्यू आती हैं। अब वो देखो, कहता है केमिकल प्रॉपर्टी सेम। अब आप मुझे बता सकते हो इसने ये बात कहां से निकाली?
याद रखना, कहता है जो केमिकल प्रॉपर्टी प्रोटियम की होगी, इस आइसोटोप की होगी, वही इसी की होगी, वही इसी होगी, यानी तीनों की केमिकल प्रॉपर्टी सेम होगी। यानी कि जो केमिकल रिएक्शन करेंगे वो एक जैसा करेंगे, ये नहीं होगा कि उसका केमिकल रिएक्शन चेंज होगा, केमिकल रिएक्शन एक जैसा होगा। ऐसा क्यों कहा उसने, क्यों सेम है, ये तो पूछ रहा, केमिकल प्रॉपर्टी क्यों सेम है। बेटा याद रखना, जब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होते हैं ना वो डिपेंड करते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज के ऊपर। क्या लफ्ज बोला मैंने, जब मैंने 4th चैप्टर शुरू करना है तो 4th चैप्टर में केमिकल बॉन्ड पहले स्टार्ट में आएगा, या हाउ टू राइट अ केमिकल बॉन्ड, और उसके अंदर वो बताएगा कि इसके अंदर इलेक्ट्रॉन निकलते हैं आते हैं, वो सारी बातें आगे जाके पढ़ेंगे हम। यानी कि जहां पे इलेक्ट्रॉन चेंज होंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन डिफर हो जाएंगे, वहां पे केमिकल प्रॉपर्टी डिफरेंट होगी। अगर आपका नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ही सेम है तो केमिकल प्रॉपर्टी भी, और ये मोस्टली प्रोटॉन पे भी डिपेंड करते हैं, तो प्रोटॉन भी सेम है, इलेक्ट्रॉन भी सेम है, तो लिहाजा इसका मतलब ये हुआ आपकी केमिकल प्रॉपर्टी, लेकिन मैं इसको इलेक्ट्रॉन से ही रिलेट करता हूं। तो याद रखना आइसोटोप्स के अंदर केमिकल प्रॉपर्टी सेम होती है। अच्छा, यहां पे कोलोफस कहता है फिजिकल प्रॉपर्टी, ये कौन बताएगा कि डिफरेंट होते हैं। चलो ये मैंने बता दिया आपको, फिजिकल प्रॉपर्टी डिफरेंट होती है। मेरा सवाल है क्यों, न्यूट्रॉन फिजिकल प्रॉपर्टी पे कैसे डिपेंड करते हैं, वो तो बता दिया मैंने चेंज होता है। इससे होता है ऐसी क्या चीज होती है कि वो फिजिकल प्रॉपर्टी चेंज हो गई। बेटा इसके अंदर जरा सोचो, न्यूट्रॉन का मैंने बताया था मास, वजन सबसे ज्यादा, उससे कम प्रोटॉन का, उससे कम, और मैंने आपको बताया था फिजिकल प्रॉपर्टी डिपेंड करती है 5 सेंसिस के ऊपर। अब ये मास हमारा एक फिजिकल प्रॉपर्टी है, उसका वजन एक फिजिकल प्रॉपर्टी है। अब आप बताओ, क्या प्रोटियम का जो मास होगा और जो ड्यूट्रियम का मास होगा, क्या ये सेम होंगे? उसका जो मास होगा वो चेंज होगा, उसका मास क्या होगा, वो चेंज होगा, सेम नहीं होगा, क्योंकि उसके अंदर जो न्यूट्रॉन आ रहे हैं वो जीरो है। प्रोटियम के अंदर जो न्यूट्रॉन है जीरो है, तो इसका मतलब ये हल्का है। जब यहां पे न्यूट्रॉन 1 आ जाएगा तो उसका जो होगा मास ड्यूट्रियम का प्रोटियम से ज्यादा होगा, और ट्रिटियम के अंदर कितने न्यूट्रॉन आ रहे हैं, 2, तो इसका मास और ज्यादा होगा। तो क्या इनकी फिजिकल प्रॉपर्टी सेम है? नहीं है, मासेस डिफरेंट हो गए। समझ आ रही है ना बात की? ये मैंने रीजन बता रहा हूं, अगर रट्टा लगाना है सिंपल याद कर लो, कोई इशू नहीं है। सेम केमिकल प्रॉपर्टी, डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टी, लेकिन मैंने आपको रीजन बता दिया ऐसा क्यों होता है, और ये बुक्स के अंदर ये या किसी और जगह पे आपको नहीं मिलेंगे रीजन। क्लियर होगी बात यहां तक? अच्छा, नेक्स्ट इसकी एक और एग्जांपल देखते हैं, वो मैं देखनी पड़ेगी कार्बन की। ये आपने शक्ल भी बनानी है बोर्ड में, और ये सारी बातें लिख के भी आनी है, कोई लफ्ज छोड़ना नहीं जो मैं बताता हूँ। हर चीज जो मैं यहाँ पे आपको नोट्स यहाँ पे देता हूँ ना, या और मैंने कोशिश करनी है कि आपको नोट्स वगैरह भी इसके ऊपर अपलोड कर दूँ, तो आप वो डाउनलोड करके उसको स्टडी कर सकते हो। वो आपको बजाय कि हर टॉपिक को नोट करने के बजाय वो सारे नोट इसके अंदर होंगे, या मैं आपको हैंड रिटन फॉर्म में, हैंड रिटन ही PDF फॉर्म में दे दूंगा आपको, ठीक है। अच्छा, अब हम देखते हैं कार्बन के 3 आइसोटोप्स होते हैं। कितने होते हैं कार्बन के? ये बोर्ड में MCQs भी आते हैं। हाइड्रोजन के कितने आइसोटोप्स होते हैं? 3। कार्बन के भी कितने होते हैं? 3 ही होते हैं। बेटा क्लोरीन लिखा हुआ है, वो बाद में पढ़ते हैं। अच्छा, कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 6। एटॉमिक मास 12 होता है। अब हम इसको देखते हैं, एटॉमिक नंबर 6 कितना है कार्बन का? 6 है। प्रोटॉन कितने होंगे? 6। और इलेक्ट्रॉन, अब यहाँ पे देखो प्रोटॉन कितने होंगे हमारे? 6 होंगे, ठीक है। और इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? 6। और पहले ऑर्बिट में कितने आएंगे? 2 आएंगे, 6 आएंगे। पहले ऑर्बिट में हमेशा 2 इलेक्ट्रॉन ही आते हैं, तो ये बच्चे अक्सर गलती कर देते हैं, वहां पे 6 लिखाते हैं। हाँ जी, KLMN, ये आपको भूलना नहीं चाहिए। दूसरे में कितने आएंगे? 4 आएंगे, 6 पूरे हो गए। इसका मतलब अच्छी प्रैक्टिस की हुई है आप लोगों ने। तो क्लियर होगी बात यहां तक। अब न्यूट्रॉन कितने आएंगे? 6 आएंगे। 12 में से 6 माइनस करो। अब आप देखो, आपने जस्ट ये वाली 2 वैल्यूज याद रखनी है, बाकी ये सारा आपको याद रखने की जरूरत है नहीं है।
अक्सर बच्चे कोटा लगाते हैं ना, रटा लगाते हैं, वो कन्फ्यूजन हो जाती है, गलत हो जाते हैं। तो लिहाजा ये कॉन्सेप्चुअल याद करने का फ़ायदा यही होता है कि तो इसमें टेस्ट बड़ा आता है, अच्छा लगता है कि जब खुद इंसान प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा होता है। दूसरे नंबर पे क्या कहते हैं, लर्निंग ज़्यादा हो जाती है, इसलिए मोस्टली में कोशिश होती है कि आप कॉन्सेप्चुअली करो। अच्छा, आगे दूसरा कार्बन है, इसका एटॉमिक नंबर 6 है और एटॉमिक मास नंबर क्या है 6, एटॉमिक मास कितना है 13 है। ठीक है, तो अब एटॉमिक नंबर 6 है तो प्रोटॉन कितने होंगे 6 होंगे, और इलेक्ट्रॉन भी कितने होंगे, पहले में 2, दूसरे में 4 हो जाएंगे। ठीक है, और न्यूट्रॉन कितने होंगे, के अंदर देखो प्रोटॉन जो होंगे हमारे 6 होंगे, इलेक्ट्रॉन भी 6 हैं, और जो न्यूट्रॉन होंगे 13 - 6 7 हो जाएंगे। ठीक है, इस तरह थर्ड कार्बन है उसका होता है 6 14, तो प्रोटॉन 6, इलेक्ट्रॉन भी 6 और न्यूट्रॉन 8 होंगे। अच्छा, अब ये जो पॉइंट मैंने लिखा है ना, ये बोर्ड में एमसीक्यू आता है नीचे जो है। अगर आपको क्वेश्चन आए तो आपने दोनों की फिगर्स बनानी है, लॉन्ग क्वेश्चन आए। अगर शॉर्ट है डेफिनेशन लिखो, वो जो प्रॉपर्टीज थी वो भी लिखो, और साथ सिंपल हाइड्रोजन का बता दो, शक्लें बेशक ना बनाओ कि H11 H12 H13, एग्जाम्पल एक लाजमी दो। अच्छा, इसके अंदर देखो देयर आर 2 स्टेबल ऑफ आइसोटोप, 2 स्टेबल आइसोटोप्स हैं, यानी कि स्टेबल का मतलब होता है जिस तरह आपका यहाँ पे मैं लकड़ी रख दूं, क्या लकड़ी खुद ब खुद ही डिस्ट्रॉय हो सकती है, नहीं, वो स्टेबल है। लेकिन मैं बर्फ रखूं वो पिघल जाएगी, वो सॉलिड स्टेट में नहीं रहेगी, इसका मतलब वो अनस्टेबल है। तो इसका मतलब कार्बन 12 और कार्बन 13 ये स्टेबल होते हैं, लेकिन कार्बन 14 स्टेबल नहीं होता, ये रेडियो एक्टिव है। ये आपने एमसीक्यू को याद रखना है कि कार्बन 14 रेडियो एक्टिव है, इसमें से शुआएं निकलती हैं और खुद ब खुद ही तबाह हो जाता है। और ये बोर्ड में एमसीक्यू आया हुआ है बहुत ज्यादा, ये आपके एक्सरसाइज में भी है कि कार्बन 12 प्रेजेंट अबंडेंस, कितनी अबंडेंस है उसकी 98.9%, ये आपने याद रखना है। ये आपके बोर्ड में एमसीक्यूज में भी है, वो पूछेगा बताओ जी कि कार्बन 12 की अबंडेंस, अबंडेंस का मतलब मिकदार। अगर किसी जगह पे कार्बन मौजूद है, वहां पे कार्बन 12 भी होगा, कार्बन 13 भी होगा, कार्बन 14 भी होगा, तो वो पूछ रहा है कि वे कितनी मिकदार में होंगे, कितनी मिकदार में होंगे। तो या अगर मैं कहता हूं कि 10,000 है, 10,000 का मतलब ये है कि 9,890 आपके कार्बन 12 होंगे, और बाकी जो बच गए पीछे, कितने बाकी बच गए समथिंग जितने बचे वो आपके क्या होंगे, कार्बन 13 14 मिला के होंगे। यानी कि ये कार्बन 12 बहुत ज्यादा मिकदार में मौजूद होता है। ये आपने ये वाला एमसीक्यू के तौर पर याद रखना है 98.9%, और बाकी जो रह गए 1.1% है। ये वैसे भी अगर आपको शॉर्ट क्वेश्चन भी आए तो उसमें भी आप लिख सकते हो अपनी इल्म को झाड़ने के लिए। ठीक है, यहां तक समझ आ गई बात की। अच्छा, नेक्स्ट चलते हैं हमारे पास। नेक्स्ट आपके भी एमसीक्यू के लिए भी अहम है, बोर्ड में एमसीक्यू जो आता है मैंने शॉर्ट कर दिया है। बोर्ड में आता है एमसीक्यू, क्लोरीन के कितने आइसोटोप्स होते हैं, सिर्फ क्लोरीन को आपने याद रखना है, क्लोरीन के 2 आइसोटोप्स होते हैं। क्लोरीन कितने आइसोटोप्स होते हैं, 2। कौन कौन से, 1735 और 1737, ये 2 आपने याद भी रखने हैं। ये 2 आइसोटोप्स होते हैं क्लोरीन के, ये एमसीक्यूज। कितने आइसोटोप्स होते हैं क्लोरीन के, 2। ठीक है। अच्छा, यूरेनियम के होते हैं 3, तो इसके अंदर 92 234 92 235 92 238, इसके यानी कि सबके 3 ही हैं, हाइड्रोजन के भी, कार्बन के भी और यूरेनियम के भी। लेकिन सिर्फ क्लोरीन के कितने आइसोटोप्स हैं, 2 आइसोटोप्स हैं। ये बोर्ड में एमसीक्यूज आया हुआ है। 35 है, 36 ने 38 लिखा हुआ, वो न्यूट्रॉन की चेंजिंग की वजह से लिखा हुआ है, वहां पे न्यूट्रॉन चेंज होते हैं। ये हमारी टेंशन नहीं है, वो उन्होंने काउंट किए होते हैं प्रैक्टिकली एक्सपेरिमेंट के बाद, उसके बाद ये लिखते हैं यहाँ पे। अच्छा, ये बंडल्स कितनी होती है 238 की, वो देख लो 99% होती है। ठीक है, क्लियर होगी बात यहाँ तक। तो बेटा ये आपका आइसोटोप्स हैं, इसको अच्छी तरह देख लेना, कोई भी क्वेश्चन या कोई प्रॉब्लम हो वो आप पूछ सकते हो आप फिर भी। बाकी मैंने तो अपनी पूरी 100% कोशिश किया कि आपको 100% समझा दूं। उम्मीद है कि इस लेक्चर के बाद आइसोटोप्स आपको कभी कंफ्यूज नहीं करेगा, जितना आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कंफ्यूज नहीं कर रही। अच्छा बेटा, हर चीज़ वो आसान होती है जो समझ आ जाए, और हर वो चीज़ मुश्किल है जो आपको समझ नहीं आती, जिसका आप रट्टा लगाते हो।
जब आप रट्टा लगा के समझते हो, कोशिश करते हो याद करने की, वो आप मुश्किल बनती है, वो आप कहते हो बहुत मुश्किल है, हालांकि वो मुश्किल नहीं होती। वो असल में मसला ये हो रहा है कि वो आपके माइंड में फिट नहीं बैठ रही है, आपके कॉन्सेप्ट उसके ऊपर क्लियर नहीं है, इसलिए वो आपको मुश्किल लग रही है। तो मेरी कोशिश ये होती है मैं आपके लेवल पे आके आपको समझाऊं। जब इन बच्चे को बच्चे के लेवल पे आके समझाया जाता है और एनिमेशन के थ्रू समझाया जाता है, वो उसकी जो होती है ना लर्निंग पावर, आपके जो होते हैं ना लर्निंग, वो 3 तरह की होती है। टच करके या 5 सेंसेस के जरिए भी आप कह सकते हो, 5 लर्निंग होती है, लेकिन मैं कहता हूँ 3 तरह की है। एक आप टच करके किसी चीज़ को देखते हो, वो भी लर्निंग है आपकी। एक आप सुन के, वो भी लर्निंग है। एक देख के। इसके अंदर मैं 2 आपको काम करवा रहा हूँ, प्रैक्टिकल नहीं करवा रहा। और इंशाल्लाह मेरा अब प्लान है, उम्मीद है कि जब आप 10th में होगे मैंने आपसे करवाना है। मैंने इसके अगले साल मैंने प्रैक्टिकल अपलोड करने हैं, वीडियोस मैं कर रहा हूँ। इंशाल्लाह अगले साल मैंने माइंड बनाया हुआ है, मैं प्रैक्टिकल से जब मैं फ्री हो जाऊंगा फिर मैंने प्रोजेक्ट दे के प्रैक्टिकल अपलोड करने हैं कि ये जो हम कर रहे हैं इसको प्रैक्टिकल कैसे करना है, वो भी इंशाल्लाह मैंने करना है। ताकि बच्चों के, मेरा ना एम था लाइफ का, एक वो एम ये था कि मैंने जब पढ़ा हूँ तो रटा मार के पढ़ा हूँ, आपको बताया था ना मैंने बहुत ज़्यादा। तो मैंने जब ये पढ़ता था मैं यही सोचता था कि जब मैं अगर टीचर बना तो मैंने इस लेवल तक जाना है कि बच्चे के लिए जो है ना जो मैं पढ़ाऊँगा वो आसान हो जाए। तो ये मेरा एम है, इस वजह से मैं इतनी मेहनत करता हूँ इसके ऊपर। और एक वीडियो को 2-2.5 घंटे लगते हैं। बाकी आप सबसे मेरी एक रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को आप लोगों ने फेसबुक के ऊपर ग्रुप ज्वाइन करो स्टडी के, 9th-10th के फिजिक्स केमिस्ट्री के। उसके अंदर आपने इनको शेयर किया करना है डेली बेस पे, ठीक है, लाजमी। और साथ अपने व्हाट्सएप ग्रुप, हाँ जी, व्हाट्सएप पे भी लाजमी करो, इस पे भी करो। इसके अंदर सदका जारिया मेरी तरफ से भी है और आपकी तरफ से भी हो जाएगा। और ये मैं कोई बुरा काम नहीं कर रहा जो आजकल मीडिया पे चलता है, मेरा अच्छा काम ही है। आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है बाकी। ठीक है बेटा।